नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो अपन बात कर रहे थे व्यवस्थापिका संबंधी या विधायी शक्तियाँ। और यहाँ से अपन ने दो शक्तियों के बारे में बात कर ली थी। अनुच्छेद 85, जिसके तहत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है, ये अपन ने पढ़ लिया था। और दूसरा अपन ने पढ़ा था अनुच्छेद 111, जिसके तहत है राष्ट्रपति की निषेधाधिकार की शक्ति। इसके बाद में आज अपन बात करते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका मुख्य काम होता है व्यवस्थापिका संबंधी कार्यों में अगर हम बात करें तो लोकसभा में संसद का सत्राहूत व सत्रावसान करना। संसद का सत्राहूत, सत्र आहूत, सत्राहूत होता है सत्र जोड़ आहूत, और आहूत का अर्थ होता है बुलाना। आहूत का अर्थ क्या होता है? बुलाना। तो संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि संसद का सत्राहूत किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दूसरा अपन यहां से बात करें सत्रावसान, सत्र जोड़ अवसान, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ए और ए मिलकर के आ बनाते हैं। अवसान का अर्थ होता है समापन या समाप्ति। तो संसद का सत्र बुलाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। संसद का सत्र समापन अवसान या इसकी समाप्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। दोनों आप याद रखें। इसके अलावा अगली हम बात करते हैं अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में क्या होता है? संसद के दोनों सदनों का, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? 108 के तहत। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन पे बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में अपन बात करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? 108 के तहत। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है या संयुक्त जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता की जाती है, अध्यक्षता के बारे में अगर हम बात करें तो ऑप्शन में आपको राष्ट्रपति मिलेगा, उपराष्ट्रपति मिलेगा, प्रधानमंत्री भी मिलेगा और लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद के दोनों सत्रों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष है वो संसद के दोनों सत्रों के संयुक्त बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता करता है। अब देखो, संयुक्त अधिवेशन बुलाया क्यों जाता है? क्या होता है कि कई बार किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है, मतभेद पैदा हो जाता है। यानी कि कोई ऐसा विधेयक जो लोकसभा में पारित किया गया और लोकसभा ने उसको पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा उसको पास नहीं कर रही है और सरकार के लिए उस अधिनियम को पास करना जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से विधेयक को पारित किया जाता है। तो इसके लिए कौन सा जो सत्र है वो बुलाया जाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। आप अब यहाँ से अपन बात करें कि आज तक कितनी बार बुलाया गया है, तो अब तक संसद का संयुक्त अधिवेशन है वो 3 बार बुलाया गया है। कितनी बार बुलाया गया है? 3 बार बुलाया गया है। 3 बार कब कब बुलाया गया इसके बारे में भी अपन यहाँ से बात करेंगे। तो सबसे पहला बुलाया गया था 1961 में। 1961 में बुलाया गया था दहेज निरोधक अधिनियम पर। दहेज निरोधक अधिनियम। देखो, दहेज लेना और देना जो कानूनन अपराध अपने देश में माना जाता है, दहेज निरोधक अधिनियम के तहत
ये दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में आया था। तो दहेज निरोधक अधिनियम जब पारित किया गया, नेहरू जी की यहाँ पे सरकार थी, तो इस दहेज निरोधक अधिनियम को लोकसभा ने तो पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने अटका दिया। किसने अटकाया इसको? राज्यसभा ने। अटकाया कैसे? राज्यसभा के सदस्यों ने इसका ऊपर अध्ययन करने के बाद में कहा कि इसमें कुछ कमियां हैं और आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होगा, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसमें कुछ संशोधन करने चाहिए। बात भी देखो राज्यसभा की सही थी, अगर कुछ कमियां तो उनमें संशोधन आपको करना चाहिए। लेकिन वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिद कर ली कि अधिनियम को पारित करवाना है, और उनके कहने के ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया, और संयुक्त अधिवेशन बुलाने के बाद में दहेज निरोधक अधिनियम को पारित किया गया। वर्तमान में मैं बात करूं दहेज निरोधक अधिनियम के बारे में, तो भारत में जो दहेज निरोधक अधिनियम के प्रावधान लागू हैं, ये प्रावधान 1961 के लागू हैं, और वर्तमान में आप देखते हो कि आए दिन कोई ना कोई ऐसा केस आ जाता है जिसको दहेज को लेकर के जो केस किया जाता है। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा दुरुपयोग है वो इस अधिनियम का किया जा रहा है। दूसरा अपन बात करें, दूसरा बुलाया गया था 1978 में बैंकिंग सेवा अधिनियम पे। बैंकिंग सेवा अधिनियम, तो दूसरा संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया गया था वो कब बुलाया गया था? 1978 में। मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, आपको पता होगा 1977 में पहली बार भारत में कांग्रेस अल्पमत में आती है और गैर कांग्रेसी सरकार भारत में बनती है। जनता दल के प्रतिनिधित्व में भारत में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाते हुए सरकार का यहाँ पे गठन किया जाता है, और उसी सरकार ने बैंकिंग सेवा अधिनियम पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए जो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया था वो बुलाया था 1978 में। और तीसरा और अंतिम बुलाया गया था 2002 में। यह बुलाया गया था आतंकवाद निरोधक अधिनियम पे। आतंकवाद निरोधक अधिनियम, तो आतंकवाद निरोधक अधिनियम पे जो बुलाया था उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप एक बार फिर से देखो, मैं आपको यहाँ से रिपीट कर देता हूँ, अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? 108 के तहत। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान तक यानी आज तक संसद का संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया है? 3 बार बुलाया गया। कब कब बुलाया गया? सबसे पहले 1961 में, 1978 में और 2002 में। 1961 में किस अधिनियम को लेकर के? 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम को लेकर के बुलाया गया। 1978 में बैंकिंग सेवा अधिनियम को लेकर के बुलाया गया, और 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम को लेकर के बुलाया गया। इसके बाद में अपन और बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो इसके बाद में बात करेंगे अपन अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। क्या जारी करने की शक्ति है? अध्यादेश। अब देखो अपन देखते हैं अध्यादेश क्या होता है। तो अगला अपन बात करते हैं अनुच्छेद 123। इसमें लिखा गया है अध्यादेश जारी करने का अधिकार या शक्ति। अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है। अध्यादेश क्या होता है? एक अस्थायी कानून होता है। कैसे? इसके बारे में बात करें तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, संसद का सत्र नहीं चल रहा है और किसी जरूरी विषय को लेकर कानून बनाना है, यानी संसद का सत्र नहीं चल रहा और कोई इमरजेंसी में आपको कानून बनाना है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा एक अस्थायी अधिनियम पारित किया जाता है। उस अस्थायी अधिनियम को क्या कहा जाता है? अध्यादेश कहा जाता है। और ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो राष्ट्रपति को दी गई है वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है? 123 में। बात करें अपन यहाँ से अध्यादेश के बारे में, तो यह अध्यादेश जो है वो 6 माह तक लागू रहता है। कितने महीने तक? 6 माह तक लागू रहता है। 6 महीने बाद में यह स्वतः समाप्त हो जाता है।
अब यहाँ पे क्या होता है, अध्यादेश लागू करने के बाद में, अध्यादेश लागू करने के बाद में अगर संसद का सत्र शुरू हो गया, जैसे मान लीजिए अध्यादेश लागू हो गया और लागू करने के बाद में संसद का सत्र शुरू हो गया 6 महीने पहले, तो ऐसी स्थिति में 42 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर, 42 दिन के अंदर अंदर उस पर विचार विमर्श करना जरूरी है। 42 दिन या अपन इसे बोलते हैं 6 सप्ताह। अगर संसद का सत्र चालू हो गया और संसद का सत्र चालू होने के 42 दिन या 6 सप्ताह के अंदर अंदर अगर इस विषय के ऊपर विचार नहीं किया गया तो यह स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इमरजेंसी के दौरान कई बार क्या होता है कि अध्यादेश को बढ़ाना पड़ता है, तो प्रथम बार में लोकसभा इसे 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। प्रथम बार में लोकसभा कितने साल के लिए बढ़ा सकती है, 1 साल के लिए, और अधिकतम इसे 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी एक एक साल करके लोकसभा इस अध्यादेश को 3 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन 3 वर्ष बाद में इस पर आपको कानून बनाना ही होगा और 3 वर्ष बाद में ये क्या हो जाएगा, स्वतः निरस्त हो जाएगा। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। अध्यादेश क्या होता है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा और कोई जरूरी विषय को लेकर के कानून बनाना हो, ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति एक अस्थायी अधिनियम या अस्थायी कानून पारित करता है जिसे अध्यादेश कहा जाता है, और यह 6 महीने तक लागू रहता है। 6 महीने के अंदर अंदर इस पे संसद को कानून बनाना होगा। अगर 6 महीने के भीतर भीतर संसद कानून नहीं बनाती है तो ऐसी स्थिति में यह स्वतः समाप्त हो जाता है। अध्यादेश लागू होने के बाद में अगर लोकसभा का सत्र या संसद का सत्र अगर शुरू हो गया तो उसके ऊपर 42 दिन या 6 सप्ताह के अंदर अंदर विचार विमर्श करना जरूरी है, अन्यथा वह निरस्त माना जाएगा। इसके बाद में अपन बात करें कि अधिकतम कितने समय तक के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है, तो एक समय में इस एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम एक एक साल करके इसे 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन अगली शक्ति के बारे में, अनुच्छेद 143। यह है राष्ट्रपति की परामर्शदात्री शक्ति, परामर्श संबंधी अधिकार, परामर्श संबंधी अधिकार। इसके तहत अगर हम बात करें तो किसी भी सार्वजनिक विषय को लेकर, किसी भी सार्वजनिक विषय को लेकर भारत का राष्ट्रपति, किसी भी सार्वजनिक विषय को लेकर भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श या सलाह मांग सकता है, परामर्श या सलाह मांग सकता है, परंतु उसे बाध्य नहीं कर सकता, परंतु उसे बाध्य नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा विषय जो राष्ट्रपति की समझ से बाहर है, ऐसा कोई सार्वजनिक विषय जो राष्ट्रपति की समझ से बाहर है कि अब इस पे क्या करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श या सलाह मांग सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो चाहे तो परामर्श दे सकता है और अगर वो ना चाहे तो परामर्श नहीं भी दे सकता। उसे परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं कर सकता। यहाँ से देखो एक उदाहरण के जरिए अगर हम बात करें तो एक बहुत ही चर्चित विवाद भारत में हुआ है 1992 में। उस चर्चित विवाद के बारे में अगर हम बात करें तो बाबरी मस्जिद विवाद का नाम अगर आपने सुना है, बहुत चर्चित विवाद हुआ है बाबरी मस्जिद विवाद, उत्तर प्रदेश में जो हुआ था, जहाँ पे आजकल राम मंदिर बना दिया गया है।
तो बाबरी मस्जिद विवाद है ये हुआ था कब? 1992 में, 1992 में। तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे, 1992 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने क्या किया, जैसे ये मामला आया तो इस मामले के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, तो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सीजेआई से बोलते हैं, ये थे वेंकट चलैया, वेंकट चलैया। तो वेंकट चलैया से परामर्श मांगा कि जो बाबरी मस्जिद विवाद उठा उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, इसके ऊपर आप सलाह दीजिए, परामर्श दीजिए। देखो ये विवाद क्या था, ऐसा माना जाता है जो मुस्लिम संप्रदाय था उसका कहना है कि यहाँ पे मस्जिद थी, और जो हिंदू समाज है उसका कहना है यहाँ पे मंदिर था। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार या फिर अगर हम थोड़ा अध्ययन करें तो माना जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पे कोई मंदिर था, और फिर ऐसा माना जाता है कि बाबर ने इसे तोड़ करके और मस्जिद बना दी, और उसके बाद में क्या हुआ, 1992 में इस मस्जिद को यहाँ से तोड़ दिया गया। तो उसके बाद में जो मामला है बहुत ज़्यादा मामले ने तुल पकड़ा था। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ था कि हिंदू समाज का ये कहना था कि यहाँ पे मंदिर है, और यहाँ पे आप अगर खुदाई करके देखो तो आपको भगवान राम के अवशेष मिलेंगे। फिर यहाँ से देखो खुदाई भी की गई, मैं आपको बताऊं, खुदाई के दौरान जब खुदाई में ऐसा कोई भी अवशेष यहाँ से नहीं मिला, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला जो भगवान राम से संबंधित था। उसके बाद में कुछ खुदाई करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, क्योंकि ये लोगों की आस्था का सवाल था। तो अब तो देखो इस पे फैसला आ गया है थोड़े दिनों पहले, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण किया जा चुका है, और मस्जिद निर्माण के लिए जो बोर्ड है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, उसे अलग से जगह भी दे दी गई है। तो ये मामला जब हुआ तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने वेंकट चलैया से परामर्श मांगा, क्योंकि उस समय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे वो वेंकट चलैया थे। तो इन्होंने परामर्श देने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि देखो ये राजनीतिक मामला है, और राजनीतिक मामले में हम कोई भी परामर्श नहीं दे सकते। तो ये जो इनका अधिकार है वो अनुच्छेद 143 के तहत है। अगर ये चाहें तो परामर्श दे सकते हैं, अगर ये नहीं चाहें तो परामर्श नहीं भी दे सकते हैं। इन्हें परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये थी अपनी राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां या विधायी शक्तियां। इसके बाद में कुछ आती हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां या न्यायपालिका संबंधी शक्तियां। तो राष्ट्रपति की देखो न्यायिक शक्तियों के बारे में अपन थोड़ी सी बात करें यहाँ से, तो न्यायिक शक्तियों में अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72, न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां कौन सी होती हैं, ये बात करते हैं अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत भारत का राष्ट्रपति सजा में कमी या वृद्धि कर सकता है अथवा मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मृत्यु दंड को माफ कर सकता। अनुच्छेद 72 के तहत भारत का राष्ट्रपति सजा में कमी या वृद्धि कर सकता है। यहां तक कि उसको अधिकार है फांसी की सजा या मृत्यु दंड को भी वो क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। अब देखो क्या होता है, राष्ट्रपति सजा में कमी कर सकता है। राष्ट्रपति के अलावा किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को यह छूट नहीं है कि वो मृत्यु दंड को माफ कर सके। यहां से देखो मैं बताऊं, आपने नाम सुना होगा याकूब मेनन का। एक उदाहरण देके मैं आपको बताता हूँ। याकूब मेनन का आपने नाम सुना होगा, जो मुंबई सीरियल ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड था, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो याकूब मेनन ने क्या किया, इनका केस था दिल्ली उच्च न्यायालय में। दिल्ली उच्च न्यायालय से क्या किया, इनको फांसी की सजा सुना दी। तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली उच्च न्यायालय के खिलाफ अपनी याचिका दायर की दिल्ली के उपराज्यपाल के पास।
दिल्ली के उपराज्यपाल के पास। अब देखो थोड़ा सा आप समझना इस बात को, दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश में जैसे राज्य में राज्यपाल होता है, वैसे केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल की जगह होता है प्रशासक। क्या होता है? प्रशासक, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन दिल्ली में इस प्रशासक को बोलते हैं उपराज्यपाल। दिल्ली में प्रशासक को क्या बोलते हैं? उपराज्यपाल। अब यहाँ पे देखो दिल्ली के उपराज्यपाल के पास इन्होंने अपील की, लेकिन उपराज्यपाल जो है या प्रशासक जो है या स्टेट में या राज्य में जिसे राज्यपाल बोलते हैं, ये क्या कर सकता है? सजा में कमी या वृद्धि तो कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। तो जैसे ही इनकी अर्जी यहाँ पे पहुंची उपराज्यपाल के पास, तो उपराज्यपाल ने इनकी अर्जी को खारिज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये मामला इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। कैसे? इनके पास अधिकार ही नहीं है मृत्युदंड को माफ करने का। फिर इसने क्या किया? याचिका दायर की राष्ट्रपति के पास। याचिका कहाँ दायर की? राष्ट्रपति के पास। लेकिन आपको पता होगा राष्ट्रपति महोदय ने इनकी याचिका को स्वीकार नहीं किया और इनकी याचिका को खारिज करते हुए सजा को बरकरार रखा। सजा को क्या रखा? बरकरार। तो यह है कि राष्ट्रपति है वो चाहे तो सजा में कमी कर सकता है, चाहे तो कम सजा को बढ़ा सकता है, और वो चाहे तो मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। इसके अलावा अपन और बात करें अनुच्छेद 112 वित्तीय शक्तियों में आ जाता है अपना वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां होती हैं। तो वित्तीय शक्तियों में अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण लोकसभा में प्रस्तुत करवाता है। लोकसभा में प्रस्तुत करवाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या समझे इस बात से आप? वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब है बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब क्या है? बजट। तो बजट जो लोकसभा में पेश किया जाता है वो राष्ट्रपति की अनुमति से किया जाता है। किसकी अनुमति से किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति से। और ये जो बजट पेश किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 112 के तहत किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो संसद की जो आकस्मिक निधि होती है, संसद की आकस्मिक निधि, संसद की आकस्मिक निधि पर अधिकार होता है राष्ट्रपति का। किसका अधिकार होता है? राष्ट्रपति का। अब समस्या आ गई साहब निधि क्या होती है? देखो निधि अपने देश में दो प्रकार की होती है। निधि अपने देश में कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। मैं आपके मोहल्ले वाली निधि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की निधि की बात कर रहा हूं। निधि का अर्थ होता है भंडार। निधि का अर्थ क्या होता है? भंडार। तो देश में निधि दो प्रकार की होती है। निधि यानी भंडार दो प्रकार की कौन सी होती है? एक होती है संचित निधि, और एक होती है आकस्मिक निधि। एक होती है संचित निधि और दूसरी आकस्मिक निधि। देखो दोनों में फर्क क्या होता है? संचित निधि जो होती है इसके ऊपर नियंत्रण होता है संसद का। संचित निधि पर नियंत्रण किसका होता है? संसद का। और आकस्मिक निधि जो होती है इसके ऊपर नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति का। सेम कंडीशन अगर हम बात करें तो परिवार में जैसे पापा और मम्मी, कैसे? आकस्मिक संचित निधि जो होती है संसद का अधिकार होता है, यहाँ पे कितना पैसा है सबको पता होता है। तो पापा जेब में कहता रुपये घर ही जकन ने बेरो रहे कि पापा का नत्ता ही रप्पा नत्ता चाहिए रत्ता काट ले जाना ही। जितने भी प्रशासनिक पद हैं, जितने भी प्रशासनिक पद हैं सबका जो वेतन जाता है कौन सी निधि से जाता है? संचित निधि से जाता है।
अब चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जिला कलेक्टर वगैरह वगैरह जितने भी सरकारी आदमी होते हैं, सबका वेतन जो जाता है वो कहाँ से जाता है? संचित निधि से। घर में जितना खर्चा चलता है पापा की निधि से चलता है। चलता कि नहीं चलता? पापा वाली जेब से। इसके अलावा एक होती है आकस्मिक निधि, इसके हमेशा ताले लगे रहते हैं। इसके ऊपर अधिकार होता है किसका? राष्ट्रपति का। अठे कतो पिसो है कौन बेरो कोई नहीं। आ निधि कौन सी है? मम्मी वाली। मम्मी वाला बैग में कता है कोई नहीं कौन बेरो। वह कदा वे वह काम आवे इमरजेंसी में, आपातकाल में। ये काम कब आते हैं? आपातकाल में। कद काम आवे? आपातकाल में। किया घरे पैसा की कमी पड़ गई, अचानक बात आगो और मतलब कोई प्रोग्राम आगो, ठीक है, पापा गन पैसा गोने ना, पापा धीरे जार मम्मी ने कैसी सुनेगे तन बे तेगन पढ़िया दिखा थोड़ा सा जना, मम्मी थान ध्यान है के कैसी थान तो माला ही दिखी हीर में तो किया जिया करके कोई घी कार कोई दूध कार कर करार मेरे यहाँ 1000-2000 रुपया करया रख मोल छाने थान तो सुआ हुआ को नहीं, थान तो बेरो पड़ जा रहा था ही निकाल लो और यार, मतलब 1000 तरह की बात, लेकिन फिर भी निकाल के दे सी। क्यों? क्योंकि आपातकाल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आपातकाल। सेम जब देश में आपातकाल लगता है, जब देश में बजट की कमी आ जाती है, पैसे की कमी आ जाती है, तब भंडार कौन सी निधि के खोले जाते हैं? आकस्मिक निधि के खोले जाते हैं। और आकस्मिक निधि पर अधिकार होता है किसका? राष्ट्रपति का। तो ये थी अपनी राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां, अपन पूरी पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में और अपन बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में।